हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कपिल गर्ग क्लासेस। मैं आपका दोस्त सीए कपिल गर्ग। सो टुडे आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज नॉट एनी चैप्टर। आज हम कोई भी अपना चैप्टर रिवाइज नहीं कर रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज के अंदर। आज हमारा कोई रिवीजन लेक्चर नहीं है ये। रेदर अभी सीए एग्जाम्स के लिए लास्ट 30 डेज पेंडिंग है। तो हमारा आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि हमें ये अपने लास्ट 30 डेज को किस टाइप से प्लान करना है, हमारी इस 30 डेज के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सो दैट कि हम अपने एग्जाम्स के अंदर एक काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीए एग्जाम्स का रिजल्ट, सीए का रिजल्ट जनरली 10 to 15% के रेंज में आता है एंड बाकी रिमेनिंग 90 to 85% पीपल्स फेल हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हमें वो 10 to 15% के क्राइटेरिया में आने के लिए हमें क्या स्पेशल ऐसा करना होगा कि हम उस 10 to 15% वाले लॉट के अंदर आ सके। तो उसके लिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी लास्ट 30 डेज की, कि हमें किस टाइप से अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाकर हमें अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई के ऊपर अब फोकस करना है लास्ट 30 डेज के लिए। अभी तक आपने जो कुछ भी करा वो तो आपका जितना मायने रखता है सेम इक्वल टू या उससे भी ज़्यादा इवन ये जो आपके लास्ट 30 डेज है, अब जो आप इस पीरियड में करेंगे वो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के अंदर अल्टीमेटली। तो आपको अभी मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है कि उसने अभी तक बहुत मेहनत करी बट वो अभी 30 डेज के अंदर मेहनत नहीं करता, तो हो सकता है वो भी फेल हो जाए। एंड ऐसा भी बच्चे हो सकते हैं कि जिन्होंने अभी तक मेहनत नहीं करी एंड अगर वो अभी 30 डेज के लिए फोकस हो जाए एंड सीरियस होकर अगर वो पढ़ाई कर ले तो उनका रिजल्ट कुछ अलग ही आ सकता है। तो ये 30 डेज हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। अब इस 30 डेज के लिए हमें किस टाइप से क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द स्ट्रेटेजी विद मी। तो लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, तो मैं पहले आपको एक बेसिक, मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम टेबल मैं आपको नहीं बता रहा, मैं आपको एक बेसिक टाइम टेबल बता रहा हूँ। आप इसके हिसाब से, मान लीजिए आप नाइट पर्सन है या आप मॉर्निंग पर्सन है, तो जिस भी हिसाब से आप इसे अपना एडजस्ट कर सकते हैं। बट जो इस तरीके से अगर आप अपने टाइम स्लॉट्स को बना देंगे तो उससे आपकी पढ़ाई एंड आपका ब्रेक दोनों आपका सब सिंक्रोनाइज रहेगा। तो उससे नहीं तो आपको ओवरबर्डन फील होगा एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। एंड जो भी आप स्लॉट्स पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आप केवल बुक्स खोलकर बैठे हैं, आपको उस टाइम पे उसका एक्चुअल आउटपुट भी निकलेगा, क्योंकि हम बीच में प्रॉपर ब्रेक्स भी ले रहे हैं। तो ब्रेक भी इक्वली इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ। एंड अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अपनी हेल्थ के साथ कोई भी इस टाइम पे नेग्लिजेंस करी एंड उस दौरान जो आपका एग्जाम का पीरियड है 8 दिन या 16 दिन एज द केस में भी, अगर उस टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ड्यू टू योर हेल्थ, तो आपकी जितनी भी अभी तक की मेहनत थी वो सभी आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ पे भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है एंड आपको इक्वली ब्रेक्स भी लेने हैं। तो सब कुछ आपको अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना है। तो उसके लिए ये एक टाइम टेबल मैंने एक स्क्रैच टाइम टेबल बनाकर दिया है। मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ कि मान लीजिए स्टूडेंट्स जो सुबह 6:30 बजे उठ सकते हैं, तो उनके लिए वो किस टाइप से अपना डे प्लान कर सकते हैं कि अगर आपका वेकअप टाइम 6:30 AM है तो फिर आप फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर आप अगर उठते ही आप नहाने के लिए जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो जाइए अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद आप अपने स्टडी स्लॉट्स चालू करिए। तो आपका स्टडी स्लॉट नंबर 1, तो यहाँ पे हम 5 स्लॉट्स के अंदर पढ़ेंगे एंड हमारे स्लॉट्स होंगे 3 आवर्स के। बट हमारा जो लास्ट स्लॉट है रेजिडुअरी स्लॉट बोलते हैं हम इसे, तो ये हमारा 2 आवर्स का होगा। तो इस तरीके से हमारे 4 स्लॉट 3 घंटे के एंड एक स्लॉट 2 घंटे का, तो हमारा 14 घंटे के यहाँ पे स्टडी आवर्स निकलते हैं। अब ये 14 घंटे में अगर आप मान लीजिए आप इफेक्टिवली जो आपके बिल्कुल एक्चुअल आउटपुट भी अगर आप 12 आवर्स का निकाल देते हैं, सो यू विल बी इन द बेटर पोजिशन। ठीक है, तो आपकी किस टाइप से आपको पढ़ाई करनी है, तो आपके स्टडी स्लॉट्स 1 2 3 4, तो आप पहले 7 AM to 10 AM अपना एक स्टडी स्लॉट 3 घंटे का ले लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। अगर आप सुबह के टाइम में थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वो आपको थोड़ा अच्छी तरीके से रिटेन हो पाएगा, क्योंकि सुबह के टाइम में आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, आप फ्रेश अप अभी होकर उठे हैं। तो उस टाइम पर अगर आप थ्योरी को पढ़ लेंगे, लाइक आपका EIS-SM है या आपका ऑडिट है या लॉ है, तो अगर आप इस टाइप के चैप्टर सब्जेक्ट्स को सुबह के टाइम में पढ़ते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की एफिशिएंसी रात के टाइम में ज़्यादा आती है तो वो रात के टाइम पे भी थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। तो यहाँ पे मैं कोई भी ये नहीं बताऊंगा कि आपको किस टाइम क्या पढ़ना है, मैं केवल आपको एक स्लॉट्स बताऊंगा कि आप किस टाइप से अपना डे प्लान कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टडी स्लॉट हो जाता है 3 घंटे का। उसके बाद आप एक आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। इसके अंदर आप ब्रेकफास्ट करिए, या आपने अभी नहाए नहीं है तो आप नहा सकते हैं इस बीच में। फिर आपका सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो जाएगा हमारा 10:30 to 1:30। तो इस बीच में आपका सेकंड स्लॉट, अब इसमें भी आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लीजिए या आपका थ्योरी सब्जेक्ट। अब यहाँ पर बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर एक दिन में हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, तो अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। वैसे जो मेरी पर्सनल जो मैंने फॉलो करा था ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, तो मैं तो एक दिन के अंदर 4 सब्जेक्ट पढ़ता था। जैसे मेरे 4 स्लॉट्स हैं तो मैं चारों स्लॉट के अंदर चारों सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट में डेली पढ़ता था। तो उससे क्या होता है कि हम ना अपने सब्जेक्ट के साथ टच में रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे मैं बोलूं कि आप एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करिए,
तो आप पहले फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, सेकंड कंप्लीट करेंगे, थर्ड कंप्लीट करेंगे, फिर फोर्थ कंप्लीट करेंगे, फिर जब आप वापस से फर्स्ट सब्जेक्ट पर आएंगे तो ये बीच में आपका 12-14 दिन का ये जो गैप हो गया, तो इसके बाद आपको वो फर्स्ट सब्जेक्ट दोबारा से एक नया सब्जेक्ट लगेगा। तो और हो सकता है कि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो ड्यूरिंग द डे भी आपको थोड़ा बोरिंग लगे एंड उससे आपकी थोड़ी एफिशिएंसी, थोड़ा आउटपुट आपका कम हो सकता है। तो इसलिए मेरी यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन रहती है कि आपको एक दिन के अंदर 4 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। बट यहाँ पे बहुत लोग मेरे से डिफर करेंगे, वो बोलेंगे कि ये पागलपंती है, 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने चाहिए। तो जितना भी आपको आप मैनेज कर सकते हैं उतने सब्जेक्ट पढ़िए, बट मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो आप पढ़िए। मतलब एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं एक दिन में, तो उससे तो बहुत ही ज्यादा आप बोर हो जाएंगे एंड बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो कम से कम आप, मेरे हिसाब से आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए एंड अगर हो सके तो आप 4 सब्जेक्ट डेली पढ़िए। तो आपका फर्स्ट स्टडी स्लॉट हो गया, फिर आपने ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिया, फिर आपका सेकंड स्टडी स्लॉट 10:30 to 1:30, उसके बाद ये आपका एक ब्रेक हो गया लंच ब्रेक, फिर आप यहाँ लंच करिए, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करिए 5-7 मिनट, फिर उसके बाद आपका थर्ड स्टडी स्लॉट चालू होगा 2 PM to 5 PM। अब इसके बाद आपका एक यहाँ पे आप लंबा ब्रेक ले सकते हैं। आपने सुबह से अभी तक पढ़ाई करी है 5 बजे तक, तो यहाँ पे आप एक घंटे का लंबा ब्रेक ले सकते हैं 5 बजे से 6 बजे तक। अब इस बीच आप क्या कर सकते हैं, इस बीच आप पार्क जा सकते हैं, शाम का टाइम है तो आप पार्क में जा सकते हैं, पार्क में घूम कर आ सकते हैं, या आप अपने किसी जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो सीए सर्कल वाले फ्रेंड्स हैं, जो एक्चुअली खुद भी इसी प्रेशर से अभी मतलब निकल रहे हैं, तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं उन्होंने क्या करा। मतलब ज़्यादा बातें नहीं करनी कि वो आपको डिमोटिवेट करे। अगर इस टाइप के फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे दूर ही रहिए, फिर उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं। अगर वो एक्चुअली आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको थोड़ा पुश बैक पुल अप आपको कर सकते हैं, तो आप उनसे बात करिए, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। फिर आप मान लीजिए रैकेट खेल सकते हैं, या अगर आप जिम जाते हैं तो जिम जा सकते हैं। मतलब कुछ भी आपको, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है जिससे कि आपका माइंड के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो, तो फिर उससे आपको दोबारा से पढ़ने के लिए आपको एक पावर मिलेगी। तो इसी के साथ ना, जैसे ऑफिस में होता है कि हमारा फर्स्ट हाफ होता है, सेकंड हाफ होता है, तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि आपका 5 बजे फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ, तो आपने अभी 2 स्टडी स्लॉट लिए, आपने 3 स्टडी स्लॉट यहाँ पे लिए, अभी आपको 2 स्टडी स्लॉट्स और लेने हैं, तो आपके फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपने एक बड़ा ब्रेक लिया एंड इसके बाद आप अपने नेक्स्ट 2 स्टडी स्लॉट्स के लिए चार्ज अप हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका स्टडी स्लॉट नंबर 4 वो आप 6 बजे से 9 बजे तक का ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे डिनर का ब्रेक ले लीजिए, 9 to 9:30 आप डिनर करिए एंड इसके बाद आपका 5th स्टडी स्लॉट, जो भी मान लीजिए आपने यहाँ पे प्लानिंग करी थी अपनी। तो एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, आज आपका 1 अक्टूबर है, तो आज आप क्या करिए, आपका जो भी मैंने आपके आगे के लिए प्लान बताया, तो मैंने आपका स्टार्ट कराया वो 2 अक्टूबर से। तो आज के दिन आप क्या कर सकते हैं, आप अपना नेक्स्ट 30 डेज का, एंड इवन अगर 30 डेज का भी नहीं तो कम से कम नेक्स्ट 18 डेज का एंड 12 डेज का, ऐसे 2 अपने शेड्यूल बना लीजिए कि आपको किस दिन कौन सा चैप्टर, किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो उससे क्या होगा कि आपको डेली सोचने में बहुत टाइम चला जाता है लोगों का कि मैं आज कौन सा चैप्टर पढ़ूं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, तो ये सब करने में आपका टाइम बच जाएगा। तो आप अपना प्री डिफाइंड शेड्यूल आप आज ही बना लीजिए, फिर उसके हिसाब से आपको कुछ नहीं करना, केवल डेली सुबह को उठना है, अपना शेड्यूल देखना है, अच्छा मेरे को आज ये पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको अपना सीधे काम पे लगना है। ठीक है, तो ये आपका टाइम सेव होगा, तो आप वो काम आज के लिए कर सकते हैं। आज आपके पास अभी जितना भी टाइम बचा है रात तक का, तो आप ये एक अपना शेड्यूल बना लीजिए एंड फिर उस शेड्यूल के ऊपर आपको स्टिक रहना है। अब मान लीजिए अगर आपने पूरे दिन में अपना शेड्यूल के हिसाब से आपने फॉलो करा एंड आपका कुछ भी, कोई भी चीज आपकी मिस हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक रेजिडरी यहाँ पे स्लॉट डाला है, तो ये 2 घंटे का, अगर आपका कोई भी शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाया, आपकी कोई चीज मिस हो गई, कोई चैप्टर आपका आधा रह गया, तो फिर वो आपको इस वाले स्लॉट के अंदर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको 12 बजे तक रात को सो जाना है। फिर 12 बजे सोकर आप सुबह 6:30 बजे उठ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 6 घंटे की, 6.5 घंटे की प्रॉपर आपको नींद मिल रही है। तो अभी इस 30 डेज के लिए आपको इससे कम नींद भी नहीं लेनी एंड इससे ज्यादा नींद भी नहीं लेनी। ऐसा नहीं कि आप दिन के 10 घंटे सोने में लगा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि फिर उसके आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एंड अगर आप इससे कम सो रहे हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका माइंड चार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको इतनी सारी पढ़ाई करनी है, इतनी सारे प्रोविजंस, एक्ट के सेक्शंस, ये सब आपको अपने माइंड के अंदर फिट करने हैं, तो आपका माइंड भी चार्ज होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर 6 से 6.5 घंटे की नींद लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, एंड साथ में आपके प्रॉपर ब्रेक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइम टेबल है, आप इसे अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। बट मेरी जो इसके अंदर मतलब थीम है, वो आप थीम को समझिए कि 3 घंटे का एक स्टडी स्लॉट एंड उसके बाद आधे घंटे का एक ब्रेक, 3 घंटे का स्टडी स्लॉट, आधे घंटे का ब्रेक, एंड दिन में एक बड़ा ब्रेक 1 घंटे का, जिसके अंदर हमें घूमने फिरने जाना है, हमें कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, अपने को चार्ज करने के लिए। ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, तो आपके केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपको यहाँ पे कम से कम लास्ट 30 डेज के अंदर 2 रिवीजन आपको मिनिमम करने होंगे। तो वो 2 रिवीजन आपको किस टाइप से करना है कि 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक, यानी 16 डेज में 4 डेज पर सब्जेक्ट। तो उसके अंदर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपने जितने भी, या 5th, 6th, 7th, 8th आपके जो भी, जो सा भी ग्रुप है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने चारों सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने हैं।
डेली। अब अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप डेली पढ़ सकते हैं चारों सब्जेक्ट, तो ठीक है, आप 16 दिन में अपना इस तरीके से प्लानिंग करिए, अपना शेड्यूल इस टाइप से बनाइए कि भाई मैं 16 दिन के अंदर अपने चारों सब्जेक्ट को किस टाइप से कंप्लीट करूंगा। अगर आप दो दो सब्जेक्ट करके पढ़ते हैं तो आप प्लानिंग करिए कि पहले 8 दिन में मैं 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा, फिर 8 दिन में मैं 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा। एंड अगर आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप उसके हिसाब से जैसे भी आपको करना है आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए। अल्टीमेटली आपको 16 दिन के अंदर ये चारों सब्जेक्ट अपने रिवाइज कर लिया, फर्स्ट रिविजन ये, ठीक है जी। उसके बाद आपका सेकंड रिवीजन स्टार्ट होगा 18 अक्टूबर से, वो चलेगा आपका 26 अक्टूबर तक। अब इसमें ये 9 डेज का रिवीजन है एंड इसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं आपके, कि आपका सब्जेक्ट नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है कि आपका अकाउंट्स, या अगर आप सेकंड ग्रुप में है तो आपका एडवांस अकाउंट्स, तो वो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। सेकंड ग्रुप वालों के लिए तो और 8 दिन एक्स्ट्रा है, तो उनका अलग तरीके से वो थोड़ा और भी टाइम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से लेकर चलता हूँ। तो अगर आपका फर्स्ट ग्रुप है तो उसका फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंट्स, तो आप उसे यहाँ पे सेकंड रिवीजन के लिए अभी के लिए छोड़ सकते हैं। आप अपने बाकी 3 सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए 9 दिन लगाकर 26 अक्टूबर तक। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका सब्जेक्ट रिवाइज हो गया। फिर आपका बचा ये अकाउंट्स। आप बोलेंगे कि सर अकाउंट्स कब रिवाइज करना है, तो 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, ये 5 दिन आपको कोई और सब्जेक्ट देखने नहीं है। आप यहाँ पे सभी सब्जेक्ट अपने बंद कर सकते हैं एंड केवल अपने फर्स्ट एग्जाम के ऊपर फोकस करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका ये फर्स्ट एग्जाम अच्छा चला जाता है तो आपके बाकी एग्जाम्स आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड आपके बाकी एग्जाम्स अच्छे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो उसके लिए आप अपने 5 दिन अलग से बिल्कुल उठाकर रिजर्व कर सकते हैं एंड उस 5 दिन के अंदर आपको केवल अकाउंट्स पढ़ना है। तो इसके लिए आप अकाउंट्स को अगर यहाँ पे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका चल जाएगा। तो आप 3 सब्जेक्ट रिवाइज कर लीजिए 9 दिन के अंदर, ठीक है। बट अगर मान लीजिए आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो भाई आप पे, आपके कंधों पे एक्चुअली प्रेशर ज्यादा है, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो यहाँ पर आप एक ही रिवीजन कर पाएंगे। तो वो एक रिवीजन आपको किस टाइप से करना है, तो आपको 2 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर, ये 24 डेज, यानी कि आपको फर्स्ट रिवीजन ही 3 डेज के अंदर करना है, ठीक है। तो 3 डेज के अंदर आपको 3 डेज पर सब्जेक्ट लगाकर, जैसा भी आपको मतलब 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो उस टाइप से आप 3 दिन पर सब्जेक्ट लगाकर 24 डेज के अंदर अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करिए अपने सभी सब्जेक्ट्स का, सब्जेक्ट नंबर 1 to 8। एंड उसके बाद 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, ये 6 दिन अपने फर्स्ट एग्जाम के लिए रिजर्व कर दीजिए कि भाई अब इसके अंदर मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा। अभी मान लीजिए अगर कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा है कि आपको लग रहा है कि भाई वो थोड़ा अभी आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी आप मतलब 6 दिन की जगह 2 दिन, मतलब आपके जो 26 और 27 अक्टूबर है तो उसमें भी आप कुछ 2 या 3 घंटे एक स्लॉट निकालकर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। बट बाकी का आपका जो मेजर चंक होगा आपके दिन का, जो मतलब 14 घंटे में से 12 घंटे या 11 घंटे वो आपके जाएंगे आपके फर्स्ट एग्जाम के लिए, आपके अकाउंटेंसी के एग्जाम के लिए, आपको उस पर अपना डिवोट करना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारे दोनों ग्रुप्स का मैंने आपको शेड्यूल बताया कि किस टाइप से। अब इसमें आपको मेन चीज क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपना फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं, सेकंड रिवीजन कर रहे हैं, तो जब भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो आपको अपने माइंड के अंदर फिट रखना है कि आज तो आपके पास रिवाइज करने के लिए 4 दिन 3 दिन है, बट जब एक्चुअली आपके एग्जाम चल रहे होंगे तो आपके पास केवल 1.5 डे होगा। तो उस 1.5 डे की प्लानिंग आपको अपने आज से ही स्टार्ट करनी है कि मैं उस 1.5 डे में क्या क्या पढ़ूंगा, किस टाइप से पढ़ूंगा, कौन सी बुक रेफर करूंगा, अगर मैं कोई रिवीजन वीडियो रेफर कर रहा हूँ तो कौन सी रिवीजन वीडियो रेफर करूंगा, वो सब कुछ आपको डिसाइड करना है। एंड फिर आपको उसी दिन आपके जो 1.5 डेज है उसकी प्लानिंग सारी आज से तैयार करते हुए चलना है। तो आप 1.5 डेज के अंदर आपको कुछ नहीं सोचना कि मुझे कौन से नोट्स रेफर करने हैं, कौन से क्वेश्चंस देखने हैं, मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना, वो सब कुछ आपकी प्लानिंग हो जानी चाहिए ये अपने 2 रिवीजन के दौरान। एंड फिर 1.5 डेज की तैयारी आपको आज से ही करते चलना है अल्टीमेटली, ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स आपको क्या याद रखना है कि आपको फोकस के साथ पूरा, मतलब जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फुल फोकस होना चाहिए। मतलब आप अपने मोबाइल को, अपने सोशल मीडिया को, ये सबको आप एक थोड़ा दूर रख दीजिए अपने से, कि जैसे आपके 3 घंटे के आप स्टडी स्लॉट के लिए जा रहे हैं तो आप अपना मोबाइल दूसरे रूम में रख जाइए या अपने मम्मी को, अपने पापा को दे जाइए, या जैसे भी आपको मतलब आप कर सकते हैं। तो आप अपना मोबाइल अपने से थोड़ा दूर रखिए और उस टाइम पे केवल आपको अपनी बुक, या आप जिस भी आप लैपटॉप से पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं, तो आपको केवल उस पर अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है। उस बीच में आपको कोई रील, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, व्हाट्सअप कुछ नहीं देखना। आपको केवल अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, मान लीजिए आप कोई वीडियोस भी देखना है तो पढ़ाई से रिलेटेड आप अपनी वीडियोस के लिए अपना मोबाइल, अपना टैबलेट, अपना लैपटॉप अपने साथ रखें। अलग से आपको कोई भी टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पे कोई टाइम आपके पास होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो फोकस के साथ आप पढ़ाई करिए। बीच बीच में ऐसे पीरियड आते हैं कि आपको लगता है कि आप मोटिवेशन फील, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि किस टाइप से होगा, कि पढ़ते पढ़ते भाई मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मैं तो इतने दिन से पढ़ ही रहा हूँ। तो ये लास्ट 30 डेज है यार, ये लास्ट 30 डेज पढ़ लो, उसके बाद तो फिर आराम ही करना है आपको। 5-10 दिन तो मतलब कम से कम आराम से घूमने फिरने जाना, सोना खूब अच्छे से। तो अभी पढ़ लो जितना भी पढ़ना है, और मोटिवेशन के साथ, मतलब आप बिल्कुल इस टाइप से पढ़िए कि भाई मैं ही पास होऊंगा। मतलब जो 15% बच्चे पास होने वाले हैं वो 15% में एक मैं ही हूँ। तो अगर हर बच्चा इस थिंकिंग के साथ, एंड अपने टारगेट्स हमेशा हाई रखिए,
कि मान लीजिए जैसे हमारा पासिंग क्राइटेरिया है 200 मार्क्स का, तो कभी भी ये मत सोचे कि भाई मैं 200 नंबर की तैयारी कर लूँ। आप हमेशा ये सोच के चलिए कि भाई मेरे को तो 300 नंबर लाने हैं। जब आप 300 नंबर की तैयारी करने की सोचेंगे तब कहीं जाकर आपका 275 280 के आसपास आप एडजस्ट होंगे, तो तब आप पास होंगे। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि भाई मेरे को 200 मार्क्स लाने हैं एंड उसने डिसाइड कर लिया कि मैं 2 सब्जेक्ट में 60 लाऊंगा एंड 2 सब्जेक्ट में 40 लाऊंगा। अब मान लीजिए उसका किसी भी एक भी सब्जेक्ट में वो इतनी तैयारी करके गया एंड किसी भी एक भी सब्जेक्ट में उसका 39 38 रह गया, तो बेचारे का उसका तो पूरा ग्रुप गया, फिर वो क्या करेगा, उसके दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो अपने थोड़ी सी स्टैंडर्ड हाई रखिए, थोड़ा अपना शेड्यूल हाई रखिए एंड अपने स्टैंडर्ड थोड़े बढ़ाकर रखिए कि मतलब मेरे को 60 लाने, भाई मेरे को तो 80 मार्क्स लाने हैं एंड 40 वालों में मेरे को 60 लाने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, कॉस्ट में आप पढ़ते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास होना चाहिए कि मान लीजिए 60 की जगह अब अगर आप 55 पे रह जाते हैं तो ठीक है ना, आप पास तो हो गए। तो अपना थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलिए एंड अपना स्टैंडर्ड हाई करके अपना मेंटेन करिए, मोटिवेशन के साथ पढ़िए कि मैं ही पास होऊंगा अपना बिल्कुल अच्छी तरीके से। अपने मतलब आप विजुअलाइज करिए कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपकी खुशी किस टाइप की होगी, आपके पेरेंट्स की खुशी किस टाइप की होगी, तो इस सबसे आपको मोटिवेशन मिलेगा। कभी भी मतलब पढ़ते के दौरान आपको ऐसा हो सकता है कि आप लो फील कर रहे हैं, होता है, जनरली होता है ये बिल्कुल, मतलब सीए का कोर्स थोड़ा बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आपको लो फील हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं कि आप रुक गए, आपने हार मान ली, हार नहीं माननी आपको। आपको एक छोटा ब्रेक लेना है, एक रेस्ट लेना है आपको। मान लीजिए आप चल रहे हैं, चलते चलते आप थक गए, तो आपको थक कर वहाँ पे मतलब खत्म नहीं कर देना कि भाई और नहीं चल सकता। 10 मिनट का आप ब्रेक लीजिए, रुकिए, वहाँ पे बैठिए शांति से, थोड़ा मतलब चिल मारिए एंड उसके बाद दोबारा अपनी जर्नी की तरफ आगे अग्रसर होइए, दोबारा से बढ़िए अपनी जर्नी के लिए। तो आपको यहाँ पर कभी भी हार नहीं माननी, केवल शॉर्ट्स ब्रेक लेने एंड उसके बाद आपको अपनी जर्नी दोबारा से रिस्टार्ट कर दिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्लैरिटी प्लस एनर्जी। अब क्लैरिटी तो आपको क्या होनी चाहिए कि भाई मेरे को सीए का एग्जाम क्लियर करना है, ये तो आपकी क्लैरिटी है। साथ में एनर्जी की, इसे कंप्लीट करने के लिए अपनी फुल एनर्जी लगा दो। क्लैरिटी प्लस एनर्जी के साथ अगर आप काम करेंगे सो डेफिनेटली यू विल रॉक इन योर एग्जाम्स। मतलब एग्जाम से क्या, अगर आप किसी भी चीज पे अपनी क्लैरिटी और एनर्जी लगा देते हैं, पूरी क्लैरिटी आपको एंड आप उसके ऊपर अपनी एनर्जी अप्लाई कर देते हैं, तो आप कभी भी फेल ही नहीं हो सकते, आप हमेशा सक्सेस अचीव ही करेंगे आप। ठीक है, तो मतलब सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। अपना 1.5 डेज आपको प्लान करना है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो अपना अभी से प्लान करते चलिए। जो आपके 2 रिवीजन आप करेंगे, इस बीच आपका 1.5 डेज की तैयारी हो जानी चाहिए। अपनी हेल्थ के ऊपर फुल फोकस रखिए। मेरे साथ भी क्या हुआ था कि जब मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं एक दिन थोड़ा मतलब बीमार हो गया था, तो मतलब एग्जाम की टेंशन में, तो उससे मुझे ऐसा था कि यार मैं एग्जाम देने ही नहीं जाने वाला था, बट स्टिल मैं एग्जाम देने चला गया, फिर भगवान की कृपा से मैं पास भी हो गया। तो बट ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ ना आए कि आप इतने बीमार हो जाए कि आप एग्जाम देने जाने के बारे में ना सोचें। तो इसके लिए आपको अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना। आप मतलब कीप काम एंड अपना काम करते रहिए, शांति रहिए और काम करते रहिए। मतलब पता है आप ज्यादा ओवरबर्डन भी हो जाएंगे, ज्यादा ओवर स्ट्रेस भी हो जाएंगे, तब भी होना कुछ नहीं है, उससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छी तरीके से केवल आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए बिना स्ट्रेस के। और अपनी हेल्थ के लिए मतलब आप अच्छे से नींद लीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज करिए, जो मैंने आपको टाइम टेबल के अंदर भी बताई, तो इस सारी चीजों पे आप फोकस करिए। सोशल मीडिया वगैरह आप अपनी बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपने रील्स स्क्रॉल करनी बंद कर दीजिए, कुछ नहीं रखा इन सब में, बाद में भी कर सकते हैं आप इन्हें। तो अभी 30 दिन के लिए इन सब से थोड़ा बिल्कुल हट जाइए, अनइंस्टॉल कर दीजिए इन ऐप्स को अपने मोबाइल से। आपको अपना केवल बेस्ट देना है, उसके अलावा आपको अपनी तरफ से आप बेस्ट करते रहिए, अपने मोटिवेशन के साथ फुल क्लैरिटी एनर्जी के साथ काम करते रहिए। आउटपुट जो होगा आप उसे विजुअलाइज करिए अपनी तरफ से बेस्ट, कि भाई मैं पास हो जाऊंगा, मैं रैंक लाऊंगा, या जो भी आपके प्लान्स हैं आप वो अपने बनाइए। बट आपको उसकी चिंता नहीं करनी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अरे आप अपना बेस्ट करिए, बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड मैं आपको हमेशा बताऊं कि अगर आप अपना 100% दे देते हैं, मतलब रिजल्ट के बाद कभी भी अगर किसी बच्चे के मुंह पे ये आता है ना कि अगर मैं थोड़ा और कर लेता तो शायद हो जाता, अगर वो थोड़ा सा और वाली बात आ जाती है तो इसका मतलब उसके एफर्ट्स के अंदर कोई कमी थी। तो वो एफर्ट्स के अंदर आपकी कमी नहीं होनी चाहिए, वो एफर्ट्स आपके फुल एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए कि भाई मैंने तो अपने फुल दिए थे, अगर अभी भी मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मेरा रिजल्ट कुछ नेगेटिव रहा किसी सर्कमस्टांसेस में, तो अब उससे मैं किस टाइप से आगे के लिए ओवरकम करूं, तो मुझे वो देखना है। बट मेरा ऐसा नहीं था कि मेरी तरफ से कहीं भी कोई कमी थी, मैंने अपना अभी भी बेस्ट दिया था। अब मेरे को केवल ये जानना है कि मेरी कहीं प्रेजेंटेशन में कमी रह गई, मेरी कोई सिली मिस्टेक्स हो गई, तो वो ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से 100% देना है। एंड अगर आप अपना 100% देंगे, अगर आपकी कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है ना, तो वो भगवान आपका मैनेज कर लेंगे, ये बात मान लीजिए। क्योंकि मेरे साथ हुआ था जब मैं सीए इंटरमीडिएट के, मैंने बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन करी थी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उस टाइम पे मैंने सभी पेपर्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, मेरे सभी पेपर्स बहुत अच्छे से गए भी थे। उसमें मेरा EIS और SM का जो एग्जाम होता है, तो EIS और SM के लिए 2 सेपरेट कॉपीज मिलती हैं, EIS के लिए अलग, SM के लिए अलग। मैंने अभी तक अपने 6 एग्जाम्स अच्छी तरीके से दिए थे, 7th एग्जाम होता है हमारा EIS SM,
तो अब इसमें क्या हुआ, मैंने गलती से EIS की कॉपी में SM के आंसर्स लिख दिए। तो जब ये मैं कर चुका था, मतलब मैंने EIS के अंदर SM के आंसर लिख दिए थे, ये मतलब 1.5 आवर कंप्लीट होने के बाद मैंने आंसर भी बहुत अच्छी तरीके से, मैं पूरा प्लान मैंने में चल रहा था कि 3 घंटे में मैं 1.5 घंटा EIS करूंगा, 1.5 घंटा SM करूंगा। तो मैं अपनी उसी प्लानिंग के साथ चल रहा था। तो मैंने 1.5 घंटे में जब अपना SM कंप्लीट कर दिया, तो मैंने बाद में देखा कि यार ये मैंने EIS की कॉपी के अंदर कर दिया। फिर मैंने वहाँ अपने इन्विजिलेटर से पूछा कि सर इसका कुछ हो सकता है क्या, ये बारकोड चेंज कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने मना कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता। तो आप मेरी कंडीशन समझ सकते हैं, मतलब EIS SM जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा फेल होते हैं, उसमें मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरा 1.5 घंटा खत्म हो गया और मेरा अभी तक अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि ये पूरी कॉपी काटो एंड दोबारा से आपको रीस्टार्ट करना होगा EIS के अंदर EIS और SM के अंदर SM। फिर मैंने क्या करा, मैंने वहां पे सारा कुछ काटा, फिर मैंने उसमें से देख देख के, अभी तो मैंने क्वालिटी मेंटेन करी थी, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे थे। फिर मैंने बस मुझे क्योंकि अपना पेपर कंप्लीट करना था, मैंने उस कॉपी में से देख देख के EIS की SM की कॉपी में अपना सारा कुछ उतारा। फिर मैंने अपनी क्वालिटी को इतना ज्यादा डाउन कर दिया था कि बस मैं अपना मतलब पेपर कंप्लीट करने में लगा हुआ था। और अल्टीमेटली शायद मेरा एट द एंड 80 नंबर का मैं पेपर अपना अटेम्प्ट कर पाया था। और उसमें भी मेरे को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला था, मतलब 2-3 मिनट बस ऐसा था कि मैम बोली कि ठीक है मैं पहले अदर से बच्चों की कॉपी कलेक्ट कर लेती हूँ, आपके बाद में कर लूंगी। बस मेरे को इतना रिलीफ मिला था, तो 2-3 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा मिले थे। तो उस बीच में मैंने जो कुछ भी लिखा, उसके बाद मेरे को ऐसा था कि यार मैं फेल हो जाऊंगा। मतलब मैं उस दिन बहुत रोया कि यार मैंने इतनी मेहनत करी थी और केवल इस एक सब्जेक्ट की वजह से, वो भी एक गलती की वजह से, सब्जेक्ट की वजह से भी नहीं, मेरी खुद की गलती की वजह से, कि मेरा पूरा ये 6 महीने खराब हो जाएंगे, मुझे दोबारा से सेकंड ग्रुप की पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं बड़ा मतलब टेंशन में था। तो जो वहाँ पे हमारी इन्विजिलेटर थी, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके बाकी 6 एग्जाम्स कैसे गए थे एंड आपकी नेक्स्ट एग्जाम के किस टाइप से प्रिपरेशन है। मैंने उन्हें बताया कि मैम बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छे से प्रिपरेशन थी। तो उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग्स दी कि भगवान से मतलब आपको भगवान आपको पास करवा देंगे, इस पेपर में भी कुछ ना कुछ तो करवा ही देंगे। एंड फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे 7 सब्जेक्ट अलग, मेरा फोकस था केवल और केवल EIS SM कि भाई पहले मैंने देखा पास, फिर मैंने देखा EIS SM। तो उसके अंदर मेरे समवेयर अराउंड 42-43 मार्क्स थे मेरे। तो मतलब इतनी बुरी हालत होने के बाद भी, जिसमें बच्चे पास नहीं हो पाते EIS SM में अच्छे से लिखने के बाद भी, अब भगवान ने मेरी हेल्प करेगी। ठीक है भाई, तूने 7 पेपर तो अच्छे से दिए ना, तो एक में जो तेरी गलती हो गई इसका भी उन्होंने जो है सोल्यूशन करवाया और अल्टीमेटली मैं पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो इसी के साथ अपना 100% दीजिए, फिर जो कमियां रह जाती हैं वो भगवान आपको कंप्लीट करा कर दे देंगे। ठीक है जी, तो बस आज के लिए मेरी तरफ से यही था। एंड अपनी पढ़ाई के ऊपर अच्छी तरीके से फुल फोकस रखिए। एंड अभी हमारी रिवीजन सीरीज जो हमारी चल रही है, उसके अंदर मेरी तरफ से आपके 3 चैप्टर अभी रिमेनिंग है। कौन कौन से? एक तो डिडक्शन, एक हमारा TDS TCS एडवांस टैक्स, एंड एक हमारा ROI का चैप्टर रिटर्न ऑफ इनकम। ये 3 चैप्टर अभी हमारी तरफ से रिमेनिंग है। ये तीनों चैप्टर मैं आपको बहुत जल्द रिवाइज करवा कर दूंगा। मतलब मेरी कोशिश है कि ये इस वीक के अंदर अंदर तीनों रिवीजन वीडियो मैं आपको दे दूं। एंड इसके बाद मैंने आपके लिए एक सीरीज प्लान करी है, जो भी सरप्राइज सीरीज है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि उस सीरीज में मैं आपके लिए क्या लेकर आने वाला हूँ, बट वो सीरीज मैं श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि वो यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट है। एंड वो आज से पहले किसी ने अभी तक यूट्यूब के ऊपर तो एटलीस्ट नहीं कराई। एंड वो मैं आपको सीरीज दूंगा। एंड उससे आपके एग्जाम्स के अंदर मतलब आपकी इनकम टैक्स की तो तैयारी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि आपको खुद से शायद ही कुछ करना पड़े, मतलब जो मैं बोलूंगा केवल वही करना होगा। तो इसके लिए आपको मैं आपसे क्या डिमांड करता हूँ, केवल 1 घंटा डेली का आपको मुझे अपना देना होगा। एंड मैं आपको 1 घंटे की वीडियो दूंगा, आपको वो वीडियो देखनी है और उस वीडियो के अंदर जो मैं थोड़ा बहुत आपको होमवर्क दूंगा, आधा घंटा आपको उस पर लगाना होगा। तो 1.5 घंटा मैं आपसे डिमांड करूंगा। एंड आपके लिए एग्जाम इंटरमीडिएट का इनकम टैक्स का एग्जाम मैं आपको बिल्कुल ऐसा आपके टिप्स पे करा दूंगा कि जब आपका एग्जाम आएगा 60 मार्क्स का, तो आपके लिए कोई वो टेक्निकल होगा ही नहीं, आप इनकम टैक्स में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आपको क्या करना है, केवल हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज आप आज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है इस महीने के अंदर। तो ये जो हमारे लास्ट 30 डेज है, इसके अंदर ये आपके लिए भी क्रूशियल है, साथ में मेरे लिए भी क्रूशियल है। मैं भी आपके लिए काफी कुछ अच्छा लेकर आने वाला हूँ। एंड वो मैं क्या लेकर आने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊंगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। So stay connected with us, stay motivated, stay focused for your studies, and अपनी पढ़ाई पर आप अच्छी तरीके से काम करते रहिए, क्लैरिटी और एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई को करते रहिए, अपना 100% दीजिए, बाकी सब आपके साथ अच्छा होगा। So that's all for today. So thank you, goodbye.